तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं डायनामिक टैब सिस्टम एंगुलर के अंदर। तो जब आपने क्रोम या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह ब्राउज़र वगैरह यूज़ किया होगा तो उसके अंदर ये टैब्स बनाए होंगे अलग अलग। इसके अंदर हम अलग अलग वेबसाइट अलग अलग टैब में खोल सकते हैं। हर एक टैब का कंटेंट अलग डिस्प्ले होगा। कंटेंट तो एक ही बार में डिस्प्ले होगा, लेकिन कोई भी टैब हम एक्टिव वगैरह कर सकते हैं। तो उसी टाइप का एक टैब सिस्टम हम एक कंपोनेंट में बनाएंगे और वो कंपोनेंट हम कोई भी एप्लीकेशन में यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अगर देखो तो मैंने 3 कंपोनेंट बनाए, यूज़र, बुक और प्रोडक्ट। अब मैं यूज़र पे क्लिक करूँगा तो यूज़र नाम का एक टैब ऐड हो जाएगा और उसका कंपोनेंट के अंदर जो भी वो डिस्प्ले हो जाएगा। बुक पे क्लिक करूँगा तो बुक का कंपोनेंट ऐड होगा और बुक का डेटा डिस्प्ले होगा। फिर प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो और एक ही कंपोनेंट में बार बार डिस्प्ले कर सकता हूँ, लेकिन ये अलग अलग ऑब्जेक्ट बन के क्रिएट होगा। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दूँ और दूसरा प्रोडक्ट खोल दूँ तो यहाँ पे मैं इसका अलग डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ, यानी कि ये अलग ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। और अलग अलग टैब की पे हम नेविगेट भी कर सकते हैं। ये कंटेंट जो देख रहे हैं वो एक ही है, बस जो हमने अभी एक्टिव करके रखा है उसका कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसको एक्टिव करूँगा तो ये कंपोनेंट जो पहले कंपोनेंट था वो डिलीट होगा और नया कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो डायनामिकली हमें कंपोनेंट भी बनाना है और टैब स्विच भी करना है। तो यही कुछ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अब इस टैब के अंदर मैंने ये फिल कर दिया है, तो इस पर क्लोज पे क्लिक करूँगा तो ये कंफर्मेशन बॉक्स आएगा। अब मैंने इसको जूम किया इसलिए ये इतना बड़ा दिख रहा है, एक्चुअल में इतना साइज़ है इसका। तो ये कंफर्मेशन बॉक्स पे अगर नो क्लिक करूँगा तो ये क्लोज़ नहीं होगा, यस कर दूँगा तो वो क्लोज़ हो जाएगा और दूसरा आएगा। अब ये क्लोज़ करने के लिए भी मैंने कंडीशन डाली है कि अगर डिस्क्रिप्शन एम्प्टी है तो हम क्लोज़ कर ही नहीं पाएंगे उसको। अभी एम्प्टी रखता हूँ, क्लिक करता हूँ तो देखिए वो कंफर्मेशन बॉक्स आएगा ही नहीं, क्योंकि इसको हम क्लोज़ ही नहीं कर पाएंगे। सेम ही यूज़र के साथ, अभी ये एम्प्टी है तो इसको मैं क्लोज़ नहीं कर पा रहा हूँ। अब जैसे इसमें कोई वैल्यू डालूंगा मैं, कंफर्मेशन बॉक्स आ जाएगा। नो कर दिया तो क्लिक नहीं होगा, क्लोज़ नहीं होगा। और दूसरा एक फीचर जो ऐड किया है वो कंपोनेंट के अंदर ही हमने एक लिंक डाली है, क्रिएट बुक बोल के। इस पर क्लिक करेंगे तो बुक नाम का कंपोनेंट क्रिएट होगा और नया टैब में ऐड हो जाएगा, यानी कि हम इसी टैब के अंदर से दूसरा टैब भी खोल पाएंगे। क्रिएट बुक कर दिया तो देखिए नया बुक ऐड हो गया। तो ये वाला भी एक फीचर इसमें डाल देंगे। तो यही कुछ हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अब हम वीडियो को चालू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एंगुलर का नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, एनजीनियो डायनामिक टैब्स UI उसका नाम दिया है मैंने। राउटिंग चाहिए, CSS यूज़ करेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर ये गिट का एक फोल्डर क्रिएट हो गया है, वो मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए गिट। इसको विजुअल स्टूडियो कोड में हम खोलेंगे। देखिए ये सर्व के अंदर मैं इसका पोर्ट नंबर चेंज कर देता हूँ, ताकि ये 4 to 100 पे मेरा दूसरा भी कुछ चल रहा होगा तो वो उसको में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। 5017 बोल के पोर्ट दे देता हूँ। इसको मैं रन करता हूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है, लेकिन इसका जो डिफ़ॉल्ट कोड है मैं वो डिफ़ॉल्ट कोड अभी हटा देता हूँ। तो ये डिफ़ॉल्ट कोड भी हमारा हट गया है। तो अभी सबसे पहले हम लोग ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे हेडर डाला है, साइड में नेविगेशन आइटम्स है और बीच में मेन कंटेंट। तो ये 3 एलिमेंट हम डाल के एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा नहीं। बेसिक CSS और HTML ही है, वो आपको समझ में आ जाएगा वैसे भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने app.html में हेडर डाल दिया है जिसमें H1 टैग है और डायनामिक टैब्स लिखा हुआ है। उसके बाद नेविगेशन आइटम्स डालेंगे। तो यहाँ पे नेविगेशन आइटम्स ऐड कर दिया है जिसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है और 3 लिस्ट आइटम्स है, यूज़र, बुक और प्रोडक्ट। और उसके बाद मैंने मेन कंटेंट में बस ये लिख मेन का टैग लिया है जिसके अंदर मेन कंटेंट लिख दिया है, जहाँ पे हम लोग वो टैब कंट्रोल का कंपोनेंट डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा HTML ख़त्म हो चुका है और इसके बाद अभी हम CSS में थोड़ी इसकी स्टाइलिंग करें। पहले तो ये होस्ट एलिमेंट जो है इसको डिस्प्ले ग्रिड कर देता हूँ और इसके 2 कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम 200 पिक्सल का, जहाँ पे सिर्फ ये जो हमारा नेविगेशन आइटम का था बस वो 200 पिक्सल, और बची हुई जितनी भी जगह है वो सब जाएगी बाकी के मेन कंटेंट के लिए। और उस ग्रिड की गैप होगी 1 रैम। तो अभी के लिए वो करते हैं, तो एक के बाजू में एक दिखेंगे, लेकिन ये जो हेडर है ये पूरे 2 कॉलम्स पे स्पैन चाहिए, इसलिए ग्रिड हेडर को हमने 1 to 3 कर दिया ग्रिड कॉलम। उसमें पैडिंग भी डाल दिया और एक बॉर्डर डाल दिया। तो अब कुछ ये ऐसे दिखेगा। मैंने जूम किया इसलिए ये इतना बड़ा दिख रहा है, एक्चुअली इसका साइज़ इतना ही है। लेकिन देखिए यहाँ पे ऊपर वगैरह थोड़ी गैप दिख रही होगी आपको, ये बाय डिफ़ॉल्ट हर HTML एलिमेंट की होती है, इसलिए styles.css में ग्लोबल स्टाइल्स लिख के, वो ग्लोबल स्टाइल्स में हर एक एलिमेंट की मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स और बॉडी का एक फॉन्ट फैमिली मोनोस्पेस कर देंगे। तो अब सारा डिफ़ॉल्ट
चला गया है, उसका डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग जो भी था वो सब चला गया। हेडर के अंदर जो हमारा H1 टैग है उसकी भी एक पैडिंग डालेंगे, विड्थ मैक्स कंटेंट और बॉर्डर 2 पिक्सल लाइट कोरल बोल के रेड कलर है ये डाल देंगे। तो अब ये हेडर इतना ही था। बाद जो नेविगेशन का आइटम था हमारे पास एलिमेंट, उसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा करके फॉन्ट बोल्ड कर देंगे और उसमें थोड़ी पैडिंग भी डाल देंगे। तो जो अब ये पैडिंग दिख इसलिए नहीं रही क्योंकि यहाँ पे ये डॉट यानी कि लिस्ट स्टाइल आ गया है, तो वो हमें नन करना पड़ेगा। इनके अंदर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसका लिस्ट स्टाइल नन होगा। तो अभी ये पैडिंग वगैरह दिख रहा है। अब इसके बाद ये लिस्ट आइटम जो है वो एक एक उसमें भी थोड़ी पैडिंग डाल, एक बॉर्डर भी देना है लाइट ग्रे बोल के जो कि दिखेगा यहाँ पे। अब ये देखिए पैडिंग वगैरह आ गया, लेकिन इसके अंदर गैप नहीं है। सिलेक्ट ऑल लिस्ट आइटम्स विच आर नॉट द लास्ट साइड, यानी कि लास्ट साइड को छोड़ के बाकी सारे लिस्ट आइटम को सिलेक्ट कर दो और मार्जिन बॉटम 1 रेम कर दो। इससे होगा क्या कि बस इसके नीचे मार्जिन नहीं आएगी, बाकी सब में आ जाएगी। पर मैं हॉवर करूँगा तो कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, इसीलिए बैकग्राउंड हॉवर करने के बाद बैकग्राउंड कलर चेंज होगा और कर्सर पॉइंटर। तो अभी देखेंगे तो ये ऐसा हॉवर करने के बाद कलर चेंज हो रहा है, पॉइंटर भी। तो मेन कंटेंट में आएगा बॉर्डर 1 पिक्सल और हाइट 100। अब ये ऐसे दी, यानी कि मेन के अंदर जो भी का एलिमेंट होगा उसकी हाइट 100% हो जाएगी। तो अब कुछ हमारा कंटेंट तैयार हो गया है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर वेबसाइट का तैयार हो गया है। अब इसके बाद मैं टैब कंट्रोल नाम का एक कंपोनेंट बनाऊंगा जिसके अंदर हमारा जो भी टैब यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब उसके अंदर ही बनाएंगे। तो ये टैब कंट्रोल नाम का एक कंपोनेंट मैंने बना दिया, वो मैं डिस्प्ले करूँगा ये मेन कंटेंट के इधर। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ये जो टैब कंट्रोल का कंपोनेंट है तो इसके अंदर सब 2 सेक्शन होने वाले हैं। सबसे ऊपर जो टॉप वाला सेक्शन होगा इसमें हम टैब के हेडर्स दिखाएंगे, यानी कि कितने कितने टैब्स अभी है मेमोरी में वो सब, और उसके नीचे का जो होगा वो टैब का कंटेंट होगा। अब टैब हेडर्स जो है वो तो मल्टीपल होंगे, जितने हमने ओपन करके रखे हैं उतने सब हेडर्स होंगे, लेकिन कंटेंट एक ही होगा। क्यों एक होगा? क्योंकि जो टैब हम सिलेक्ट करेंगे वही कंटेंट यहाँ पे दिखेगा और एक वक्त में 2 टैब सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो अभी के लिए कंटेंट में बुक का कंटेंट दिख रहा है, अभी मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट करूँगा तो बुक का कंटेंट डिलीट हो जाएगा और प्रोडक्ट का ऐड हो जाएगा उसके अंदर और ये एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा हमें लग रहा है कि ये ओपन हो गया, लेकिन कंटेंट इधर का हट गया और नया प्रोडक्ट का डल गया। अब नया किधर से डला? क्योंकि हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा था तो वो मेमोरी में सेव हो गया था। वही चीज़ हम कोड करने वाले हैं, लेकिन मैं फ्लो बता रहा हूँ आपको। तो अब ये बुक सिलेक्ट किया तो बुक जो मेमोरी में स्टोर हो गई था, बुक नया ऑब्जेक्ट ओपन करते वक्त वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा और पहले वाला निकल जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से हम लोग टैब बना रहे हैं। तो हमें पहले 2 सेक्शन बनाने पड़ेंगे। पहला होगा हेडर्स का सेक्शन, फिर होगा कंटेंट। टैब कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर मैंने टैब आइटम्स और टैब कंटेंट बना दिया है 2 सेक्शन। ये जो एक टैब हेडर आप देख रहे हैं, मैंने इसके लिए भी अलग से कंपोनेंट बनाया है ताकि इसका जो हेडर का नाम है और क्लोज बटन ये सारी चीज़ें एक ही कंपोनेंट में आ सके। तो अभी मैं टैब आइटम हेडर नाम का एक कंपोनेंट बनाता हूँ और वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। ये टैब आइटम हेडर देखिए, मैंने 4 टैब आइटम हेडर एक साथ डिस्प्ले कर दिए और ये कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब ये दिखेगा किस तरीके से, ये ऐसे एक के नीचे एक दिखेगा, उसे हम CSS लगाकर स्टाइल कर देंगे, लेकिन डिस्प्ले तो हो रहा है। अब यहाँ पे इसके अंदर टैब आइटम हेडर के अंदर 2 सेक्शन बना दिया, एक टैब हेडर और एक क्लोज बटन। टैब हेडर के अंदर इसका टाइटल आएगा और हेडर के अंदर ये इमेज डाली है मैंने। अब ये इमेज नाम का जो फोल्डर है एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर, अब वो close.png अभी के लिए मैंने ऐड नहीं किया, वो ऐड करूँगा तो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी मैं वो ऐड कर देता हूँ। तो इमेज तो ऐड हो गया। अब रिफ़्रेश कर दूँगा तो ये इतना बड़ा दिखेगा, क्योंकि इमेज का कुछ विड्थ और हाइट वगैरह सेट नहीं है इसलिए ऐसे दिख रहा है। तो CSS में इसको हम चेंज कर देंगे अभी। तो सबसे पहले देखिए क्लोज बटन जो क्लास बनाया था उसकी विड्थ 15 पिक्सल ही रखूँगा मैं, हाइट भी उतना स्क्वायर दिखेगा, पैडिंग 3 पिक्सल। और फिर इसके अंदर जो इमेज है इसको हम सेंटर में लाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स करके, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब ये इमेज की जो विड्थ है वो 100% नहीं है, इसीलिए ऐसे हो रहा है, ओवरफ्लो हो गया। अब देखिए इसके नीचे बराबर डिस्प्ले हो गया 15 बाय 15 पिक्सल और पैडिंग भी आ गई उसकी। अब इसको हॉवर करने के बाद कुछ कलर चेंज वगैरह इसका हो नहीं रहा। तो क्लोज बटन पे हम जब भी हॉवर करेंगे तो बॉर्डर आ जाएगी उसकी 1 पिक्सल की, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा और कर्सर पॉइंटर हो जाएगा ताकि ऐसा लगे कि हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे चेंज होगा, लेकिन ये एक के नीचे एक दिख रहा है। तो यहाँ पे होस्ट एलिमेंट जो है हमारा टैब आइटम हेडर पूरा एलिमेंट, इसको इनलाइन फ्लेक्स कर दिया है मैंने। इनलाइन फ्लेक्स इसलिए किया है क्योंकि अगर फ्लेक्स कर देता वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाता, तो एक के नीचे एक ही डिस्प्ले होंगे। तो अलाइन आइटम सेंटर उसके अंदर जो 2 एलिमेंट्स है उसको सेंटर हो जाएंगे।
अब ये चिपक के आ रहा है तो इसमें पैडिंग भी डालनी पड़ेगी। इसकी पैडिंग देखिए चारों तरफ अलग अलग पैडिंग है, तो ये कुछ अब ऐसे दिखेगा। अभी ये तो हो गया हेडर का। अब टैब कंट्रोल में आएंगे जहाँ पे हमने ये हेडर्स डिस्प्ले किए थे। CSS लगाकर ये जो 2 सेक्शन बनाए थे हम लोगों ने, टैब आइटम्स और कंटेंट, इसको डिस्प्ले ग्रिड करके इनकी हाइट सेट करनी पड़ेगी। तो होस्ट एलिमेंट पे डिस्प्ले ग्रिड किया, कॉलम तो एक ही होगा पर रो 2 होंगे। पहली रो में हेडर, दूसरी रो में कंटेंट। पर वो जो हेडर की रो होगी वो सिर्फ 25 पिक्सल हाइट होगी, और बाकी कंटेंट के लिए जो बची हुई स्पेस है वो 1 फ्रैक्शन बोल के हम दे देंगे। और जो ये कंटेंट है ये भी बॉर्डर को चिपक के आ रहा है तो इसको भी एक पैडिंग दे देंगे और हाइट इसकी 100% कर देंगे। तो जो भी इसके अंदर कंटेंट होगा उसकी भी हाइट 100% हो जाएगी। तो अब ये हेडर का काम तो हो गया है, लेकिन इसको अगर हम एक्टिव करेंगे तो इसका कलर ग्रीन होना चाहिए। और वो जो बॉर्डर आपने यहाँ पे देखा होगा जो एक्टिव है उसके बाजू में एक बॉर्डर आती है, नीचे नहीं आती, और बचे हुए बाकी के यहाँ पे नीचे एक बॉर्डर आ जाती है। तो ऐसे लगता है कि हम ये एक्टिव है। तो ये भी हम CSS थ्रू ही करेंगे, बस वो क्लास जो है वो डायनामिकली अप्लाई होगा, लेकिन स्टाइल तो CSS में ही होगी। तो वो क्लास भी मैं अभी लिख देता हूँ। और अभी स्टैटिक ऐड कर देंगे हम यहाँ पे। एक एक टैब हेडर जो हमने ऐड किया था उसके ऊपर मैं क्लास लगा देता हूँ एक्टिव बोलकर। ये क्लास जो है ये हम टाइपस्क्रिप्ट थ्रू बाद में लगाने वाले हैं, लेकिन अभी टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ये एक्टिव नाम का क्लास जो है वो टैब हेडर के यहाँ यहीं पे मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, लिख देता हूँ। तो जब होस्ट एलिमेंट पे एक्टिव क्लास होगा, यानी कि टैब आइटम हेडर पे एक्टिव क्लास होगा, तो क्या होगा। और यहाँ पे हमने वो एक्टिव क्लास डाल दिया। तो पहले तो फॉन्ट वेट बोल्ड करेंगे हम और चारों तरफ बॉर्डर डिस्प्ले करेंगे, लेकिन नीचे बॉर्डर नहीं चाहिए हमें, इसीलिए बॉर्डर बॉटम नन। तो अब देखिए 3 तरफ बॉर्डर आ गई। और फिर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन होगा, लाइट ग्रीन, तो वो हम कर देंगे। लेकिन इसके साथ ही बाकी के जो हमारे टैब आइटम्स है उनकी बॉर्डर बॉटम हम एक 1 पिक्सल वगैरह कर देंगे, ताकि ऐसा लगेगा कि इनके नीचे एक लाइन आ गई है। तो जो एक्टिव नहीं है उनके लिए, तो जो एक्टिव नहीं है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं सीधा ऊपर। बस बॉर्डर चारों तरफ से हम ये कर देंगे, ताकि पहले जितने भी एलिमेंट्स है उन सब की बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल हो जाएगी। और उसके बाद जो एक्टिव एलिमेंट है बस उसकी 3 बॉर्डर्स आ जाएंगे और बॉर्डर बॉटम नन हो जाएगी। तो अब ये एक्टिव का काम इतना ही था। अब हर जगह पे हम ये क्लास जिस भी टैब पे डाल देंगे वो एक्टिव हो जाएगा और बाकी के अनएक्टिव कर देंगे हम। तो एक वक्त में एक ही टैब पे के ऊपर एक्टिव क्लास रहेगा। तो इसका तो स्टाइल हो गया। अब ये कंटेंट के अंदर हमें ये 3 कंपोनेंट डिस्प्ले करना है, तो ये 3 कंपोनेंट भी बनाने पड़ेंगे और उसके अंदर कंटेंट भी डालना पड़ेगा। कंटेंट कुछ है नहीं, बस एक फॉर्म फील्ड है और एक बटन वगैरह ऐड किया है मैंने बुक के अंदर, बस ये 3। तो जल्दी से मैं इन तीनों प्रोडक्ट को बना लेता हूँ और इनमें ये टेस्ट डेटा भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए यूज़र कंपोनेंट, प्रोडक्ट कंपोनेंट और बुक कंपोनेंट तीनों बना दिया और उसके अंदर मैंने ये फॉर्म एलिमेंट्स भी डाल दिए। जल्दी से मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टाइपस्क्रिप्ट फाइल के अंदर देखिए एक फॉर्म कंट्रोल लिया है मैंने, इनपुट कंट्रोल, और कंस्ट्रक्टर में उसका फॉर्म बिल्डर की मदद से बिल्ड किया है उसको, और इनिशियल वैल्यू एम्प्टी दी है। और यूज़र HTML में एक बेसिक लेबल है फर्स्ट नेम का, एक टेक्स्ट फील्ड है जिसमें फॉर्म कंट्रोल जो है वो इनपुट कंट्रोल होगा, और फिर एक बटन है क्रिएट बटन का। और एग्जैक्टली और इसका CSS अगर आप देखें तो इसको सिंपल मैंने डिस्प्ले ग्रिड कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखिए यूज़र को, तो ये डिस्प्ले ग्रिड है, 2 कॉलम है इसके अंदर, विड्थ इसकी 300 पिक्सल, और बटन जो है वो दोनों कॉलम्स पे स्पैन करेगा, इसलिए 13। एकदम सिंपल स्टाइल है, कुछ भी इसके अंदर इतना कुछ है नहीं। प्रोडक्ट अगर आप देखें तो इसमें प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे हमने फॉर्म कंट्रोल डाल के रखा है। इसकी भी टाइपस्क्रिप्ट फाइल एग्जैक्टली सेम है, फॉर्म कंट्रोल बनाया है। CSS में भी देखिए ग्रिड, इसमें बटन है नहीं तो सिर्फ ग्रिड डिस्प्ले किया, विड्थ 400 और 2 कॉलम्स 1 फ्रैक्शन के। और फिर बुक कंपोनेंट में भी सेम, बुक नेम, बुक प्राइस, बुक ऑथर मैनुअली इंसर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने कोई इसे डायनामिक जनरेट के लिए कोड लिखा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कंटेंट में आ गया फर्स्ट नेम क्रिएट अ बुक बोल। अब यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूँ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे आपको फ्लो एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से होगा। अब मैं किसी भी लिंक पे क्लिक करूँगा, जैसे कि यहाँ पे यूज़र की लिंक है, एक कोड जाएगा जो कि यूनिक होगा हर एक लिंक के लिए। यहाँ पे समझ लो यूज़र ही कोड है, वो कोड जाएगा, और अगर कोड हमें मिला तो उस कोड का एक कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे। इस केस में यूज़र जाएगा तो यूज़र कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे डायनामिकली इंसर्ट हो जाएगा
और उसी का एक टैब हेडर बनेगा और वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और वो एक्टिव हो जाएगा। ये 3 स्टेप करना है। तो पहले कंपोनेंट बना के कंटेंट में डाल दो, उसके बाद उसका नाम का एक हेडर बनाकर यहाँ पे डाल दो और तीसरी स्टेप उसे एक्टिव कर दो। लेकिन जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट जाएगी किधर? कुछ तो होना चाहिए जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसको सुन सके, उसे सब्सक्राइब करके रख सके। तो इसीलिए हम लोग उसे ऑब्जर्वेबल बनाएंगे जिसमें हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं क्रिएट न्यू कंपोनेंट बोल, क्रिएट न्यू टैब बोल के। जैसे ही उसमें रिक्वेस्ट आएगी, हमने सब्सक्राइब कर लिया होगा उस ऑब्जर्वेबल को, तो हम उस एक्शन ले सकते हैं। वो 3 स्टेप जो भी मैंने बोले वो कर सकते हैं। ये टैब हेडर्स जो है इसे स्टोर करने के लिए हमें एक एरे बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम एक एक टैब हेडर्स स्टोर करेंगे और फिर वही टैब हेडर्स जो है वो यहाँ पे जो हमने स्टैटिक 4 हेडर डिस्प्ले किया यहाँ पे ng for लगाकर लूप में वो डिस्प्ले करेंगे। तो टैब control.ts फाइल खोलेंगे टाइपस्क्रिप्ट की और वहाँ पे एरे बना के अंदर हम टैब हेडर्स ऐड करते जाएंगे और ऑब्जर्वेबल जो है हमें टैब सर्विस बनाएंगे उसके अंदर ऐड करेंगे। अब मैंने सर्विस क्यों बनाया है, डायरेक्ट इसके अंदर क्यों नहीं डाल सकता हूँ? क्योंकि देखिए यहीं से मैं क्लिक करने नहीं वाला हर बार, मुझे कुछ केसेस के अंदर यहाँ से भी क्लिक करना है। जैसे कि यूज़र में इसके अंदर भी क्लिक करूँगा तो वो ऐड हो जाना चाहिए। तो अगर मैं कोडिंग सिर्फ app.ts में करूँगा तो यहाँ से मुझे ऐड करने को नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसलिए अगर मैंने वो कोड सर्विस में लिख दिया तो सर्विस बस कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर दो और डायरेक्ट इधर से कॉल कर दो, किधर से भी कॉल कर दो, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। इसलिए टैब सर्विस बनाएंगे। तो ये हमारी टैब सर्विस बन गई है सर्विसेज नाम के फोल्डर में, ये रही टैब सर्विस। अब ये हमारा टैब कंट्रोल का कंपोनेंट का टाइपस्क्रिप्ट फाइल है। अब यहाँ पे मैं टैब कंट्रोल कंपोनेंट में आ गया हूँ। यहाँ पे हमें बनाना है एरे, लेकिन एरे बनाने के लिए पहले मुझे एक टैब को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक इंटरफेस बनाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ ऐप में, इंटरफेसेस बोल के। इसके अंदर हम एक टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल बना देंगे interfaces.ts। इसके अंदर हम जितने भी इंटरफेसेस है यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका हम नेम देंगे, पहले बेसिक स्ट्रिंग होगा, बाकी के जो फील्ड्स होंगे हम बाद में ऐड कर देंगे। अभी के लिए मैं नेम डाल रहा हूँ। टैब कंट्रोल कंपोनेंट में एक टैब्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि होगा आई टैब का एरे। तो अलग अलग टैब्स हम इसमें स्टोर कर। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यूज़र पे तो नोटिफिकेशन यहाँ पे जाना चाहिए कि क्रिएट करना है टैब। तो उसके लिए हमने टैब सर्विस बनाई थी, तो उसके अंदर अभी हम एक ऑब्जर्वेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए टैब सर्विस के अंदर मैंने टैब आइटम ऑब्जर्वेबल नाम का एक सब्जेक्ट का वेरिएबल बनाया है जिसे हम सब्सक्राइब भी कर पाएंगे। और जब इसमें हम वैल्यू सेंड करेंगे तो वो होगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होगा सिर्फ कोड हम सेंड कर पाएंगे। हमें इंसर्ट करना है app.component में, तो उसकी फाइल में जाता हूँ मैं। यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अब HTML फाइल में हमने 3 लिस्ट आइटम बनाए थे और साथ ही इसका हम कोड भी सेंड करेंगे एक पैरामीटर में। अब ये इंसर्ट कंपोनेंट मेथड में टाइपस्क्रिप्ट में बनानी पड़ेगी। टैब सर्विस के अंदर जो ऑब्जर्वेबल है उसमें एक वैल्यू पास करेंगे जो कि होगी वो कोड की वैल्यू। ये 3 हो गया। तो जब भी मैं क्लिक करूँगा इस पर तो टैब सर्विस ऑब्जर्वेबल में वैल्यू आ जाएगी। अब इसे मैं सब्सक्राइब कहाँ पे करूँगा? जहाँ पे हम टैब बनाने वाले हैं, जो कि होगा टैब कंट्रोल का कंपोनेंट। टैब सर्विस इंपोर्ट कर लिया, इसको हम सब्सक्राइब करेंगे, इंसर्ट करेंगे ऑब्जर्वेबल में, तो वो यहाँ पे रिस्पॉन्स में आ जाएगी। अब जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसका हमें टैब बनाना है। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे मेथड बना देता हूँ, ये ऐड न्यू टैब बोल के। तो जो कोड आएगा उस कोड के नाम का एक टैब ऐड कर दो और यहाँ पे ऐड न्यू टैब कोड, बस इतना ही इसमें डालना है। कोड की जगह पे रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास, ये रिस्पॉन्स यहाँ पे आ जाएगा। और ये वेरिएबल जो सब्सक्रिप्शन बनाया था उसमें हम इसे स्टोर कर देंगे। तो सब्सक्रिप्शन को हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। अब इसका सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा और जब ये कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होगा सब्सक्रिप्शन अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और नेम में हम कोड डाल देंगे, तो जो कोड सेंड किया वो पुश हो जाएगा। टेम्पररी किया है अभी, लेकिन ये 4 हमने ऑलरेडी ऐड करके रखे थे टैब कंट्रोल में, तो मैं वो हटा देता हूँ इन 4 को। तो अभी देखिए कुछ टैब नहीं है। यूज़र पे क्लिक करूँगा तो क्रिएट हुआ नहीं। अब क्रिएट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों ने इसमें ऐड तो किया लेकिन यहाँ पे वो डिस्प्ले ही नहीं किया, इसीलिए। तो इस तरीके से अब मैं यूज़र पे क्लिक करूँगा, देखिए पहला टैब ऐड हो गया। बुक पे क्लिक करूँगा तो टैब ऐड हो गया। तो उसके लिए बस यहाँ पे हम एक इनपुट वेरिएबल बनाएंगे टैब हेडर के अंदर, और टैब कंट्रोल से यहाँ से हम लोग उसे वैल्यू को पास करेंगे। हेडर बोल के बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग होगा। टाइटल केस में हम डिस्प्ले करेंगे। टाइटल केस का मतलब पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज होगा। हेडर में आएंगे, जो अभी हमने क्रिएट किया था उसमें वैल्यू चाहिए आइटम डॉट। अब देखता हूँ ओपन, ये देखिए यूज़र बुक प्रोडक्ट। यहाँ पे जब भी हम टैब क्रिएट कर रहे हैं हम डायरेक्ट टैब का नेम कोड
कोड जो पास किया था वो नेम के हिसाब से डाल रहे, लेकिन समझ लो एक ही नाम के अलग अलग टैब हमने क्रिएट करके रखे हैं। तो क्लोज़ करते वक्त कौन सा क्लोज़ करेंगे हमें यूनिक नेम चाहिए जो कि रिपीटेड नहीं है। ये जो टैब कंट्रोल कंपोनेंट है, ये देखिए एक ही बार में इंस्टेंशिएट किया है यहाँ पे, इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट तो एक ही बार में बनेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंडेक्स बोल के, और जब भी हम यूनिक कोड बनाएंगे जो कि दिया हुआ कोड प्लस उसमें एक डैश लगाओ और इंडेक्स डाल दो और फिर इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दो, जिससे कि इंडेक्स की 0 वैल्यू इसमें जाएगी, कोड डैश 0। उसके बाद दूसरी बार जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट एक ही बार में बना है तो ये इंडेक्स का वेरिएबल ऑलरेडी 1 हो चुका होगा वापस, तो अगली बार जब हम ऐड करेंगे तो वो 1 हो चुका होगा, वो इंक्रीमेंट होता जाएगा और यूनिक नेम जनरेट होते जाएंगे। अब हमें ये यूनिक कोड इसमें डाल देता हूँ, लेकिन देखिए हम जो ऐड कर रहे हैं वो लास्ट में इंसर्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें उल्टा चाहिए, फर्स्ट में इंसर्ट हो। इसके लिए एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में अनशिफ्ट बोल के। शिफ्ट क्या करता है, पहले इंसर्ट करता है सारी चीज़ों को फर्स्ट पोजीशन। नेम किया था इसे मैं यूनिक कोड बोल देता हूँ, हेडर भी डाल देता हूँ। तो हेडर का टाइप आप देखिए, यहाँ पे जो हमने ये यूनिक कोड डिस्प्ले किया, यहाँ पे हमें कोड डिस्प्ले नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल नेम होगा प्रोडक्ट बुक, तो डिस्प्ले करने के लिए हेडर होगा और यूनिक कोड हम इंटरनल मैनेज। यूनिक कोड में और हेडर में जो पास हमने किया था कोड वो जाएगा। बाहर से हमें बुक दिख रहा है लेकिन अंदर से उसका यूनिक कोड मैनेज हो रहा है। तो अभी टैब तो ऐड हो रही है, जो टैब हमने अभी इंसर्ट किया करंट टैब, उसको हमें एक्टिव बनाना है। कौन सा कंपोनेंट एक्टिव है और कौन सा नहीं, उसके लिए हमें हर एक कंपोनेंट के ऊपर इज एक्टिव नाम का जो इनपुट वेरिएबल है वो बनाना पड़ेगा। तो यूज़र component.ts में जाता हूँ और यहाँ पे एक बुलियन वेरिएबल बना। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक इज एक्टिव बोल के एक प्रॉपर्टी बनाई है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होगी। यही सेम चीज़ हमें करना है प्रोडक्ट और बुक नाम के कंपोनेंट में भी। ये हम सेम ही प्रॉपर्टी हर एक कंपोनेंट में बना रहे, लेकिन ये हमें उन्हीं कंपोनेंट में चाहिए जो टैब में डिस्प्ले होने वाले। तो ऐसा हर एक के अंदर मैनुअली इंसर्ट करने से अच्छा है मैं एक इंटरफेस ही बना देता हूँ, उसमें वो प्रॉपर्टी डालता हूँ और ये कंपोनेंट उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। टैब कंपोनेंट बोल के एक इंटरफेस बनाया है जो कि हर वो कंपोनेंट इम्प्लीमेंट करेगा जो टैब का एक कंपोनेंट बनने वाला। तो ये इज एक्टिव होगा, वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आई टैब कंपोनेंट इंटरफेस इम्प्लीमेंट नहीं है, तो इसे इम्प्लीमेंट किया तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी इम्प्लीमेंट होके, लेकिन ये प्रॉपर्टी इनपुट होने वाली है। इसीलिए ये देखिए यहाँ पे भी सेम मैंने बुक कंपोनेंट के लिए किया है और प्रोडक्ट कंपोनेंट के लिए। तो अब तीनों कंपोनेंट में इज एक्टिव प्रॉपर्टी आ चुकी है। वो कंपोनेंट डायनामिकली जनरेट करना है और उसकी इज एक्टिव प्रॉपर्टी ट्रू करनी है, और उसी के साथ बाकी के जितने भी कंपोनेंट थे उनकी इज एक्टिव प्रॉपर्टी फॉल्स करना है, ताकि सिर्फ वही एक्टिव हो सके। एंगुलर में हम डायनामिक कंपोनेंट जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए एक एलिमेंट लगता है ng कंटेनर बोल के। ये एक टेम्पलेट एलिमेंट है, इसके अंदर हम कुछ भी डायनामिकली डाल सकते हैं, सिर्फ एक कंटेनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉम अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको ये एलिमेंट दिखेगा नहीं, इसके अंदर जो हमने डायनामिकली डाला है वो दिखेगा। तो इसको मैं एक टेम्पलेट वेरिएबल बना देता हूँ कंटेनर रेफरेंस बोल के। तो यहाँ पे देखिए मैंने व्यू चाइल्ड का एक डेकोरेटर यूज़ किया है, उसमें मैंने ये टेम्पलेट वेरिएबल डाल दिया है। तो ये कंटेनर रेफरेंस नाम का जो टेम्पलेट वेरिएबल बनाया था वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, और हमें उसे HTML एलिमेंट के हिसाब से रीड नहीं करना है, उसे व्यू कंटेनर रेफरेंस के हिसाब से रीड करना है। यानी कि व्यू कंटेनर रेफरेंस जो है वो एंगुलर का एक टाइप है, जहाँ पे हम एंगुलर के व्यू को रेफरेंस कर सकते हैं। अब एंगुलर का जो व्यू है वो बेसिकली एक कंपोनेंट का HTML का पार्ट होता है जो रेंडर हो जाता है। अब उसको हमें रेफरेंस अगर करना है तो इस टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, व्यू कंटेनर रेफरेंस। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी रिप्रेजेंट्स अ कंटेनर वेयर वन और मोर व्यूज़ कैन बी अटैच्ड, यानी कि एक कंपोनेंट का जो व्यू है वो इसके अंदर रेंडर हो जाएगा। उसी के बाद हम दूसरे कंपोनेंट का भी हम रेंडर कर पाएंगे डायनामिकली। तो कंडीशन के हिसाब से हम वो कर सकते हैं। इस केस में हमें एक ही व्यू रेंडर करना है, 2-3 नहीं करना है, लेकिन कर सकते हैं अगर करना है तो। और कंटेनर रेफरेंस के वेरिएबल में एक मेथड मिलेगी हमको क्रिएट कंपोनेंट। इसमें हम जो टाइप सेंड करेंगे उस टाइप का कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं बस यूज़र कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ। कंटेनर का जो रेफरेंस का वेरिएबल था इसके अंदर क्रिएट हो चुका है, वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और उसका रेफरेंस हमें यहाँ पे भी मिल जाएगा, ताकि हम ये बाद में किधर भी यूज़ कर सके जहाँ पे हमें चाहिए। तो हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे समझ लो कंटेंट में वो कंपोनेंट बन गया और हमने कोई दूसरा टैब एक्टिवेट किया तो उसका कंपोनेंट डिस्प्ले होगा और ये निकल जाएगा यहाँ से ये निकल जाएगा। तो पर निकल जाएगा, लेकिन हमें मेमोरी में स्टोर करके ही रखना है, उसे डिलीट नहीं करना है, ताकि बाद में जब वो टैब एक्टिव हो तो वहाँ पे वो दिख सके।
इसलिए हमें ये जो एरे बनाया था इसके अंदर और एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा कंटेंट बोल के, जो कि तो ये कंटेंट यहाँ पे हम स्टोर कर लेंगे अभी। तो जब भी हम टैब बना रहे हैं उसमें टैब का जो कंपोनेंट है वो भी हम स्टोर करेंगे, और उसी वक्त जब हम क्रिएट करेंगे तो उस कंपोनेंट का जो इंस्टेंस है उसकी इज़ एक्टिव प्रॉपर्टी जो भी हमने बनाई थी वो ट्रू कर देंगे, और उसी के बाद बाकी के जो कंपोनेंट है उनकी इज़ एक्टिव प्रॉपर्टी फॉल्स करनी पड़ेगी। उसको हम सिंपल लूप लगा कर देंगे। अभी तक देखिए ये जो नया टैब है वो हमने इंसर्ट नहीं किया, तो जितने भी टैब्स ऑलरेडी थे उन सब की इज़ एक्टिव फॉल्स कर दो, और फिर ये जो ट्रू वाला है उसको इंसर्ट कर दो। तो ये देखिए यूज़र के अंदर ऑटोमेटिक ये कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। बुक पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए उस जो पहले कंपोनेंट क्रिएटेड था उसके ही नीचे मैंने बोला था अभी कि वो व्यू कंटेनर रेफरेंस में हम अलग अलग व्यू डाल सकते हैं। तो यूज़र कंपोनेंट का पहला व्यू इसमें आ गया, बुक क्रिएट किया तो दूसरा, लेकिन ये हमें चाहिए नहीं, एक वक्त एक ही एक्टिव होगा। जब हम ये कंपोनेंट क्रिएट करेंगे उसी के पहले जो ऑलरेडी कंपोनेंट था उसे डिटैच कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरी मेथड भी है क्लियर से क्या होता है कि इसके अंदर जो व्यू है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि वो डिलीट हो जाता है, मेमोरी से रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए क्योंकि बाद में जब वो टैब एक्टिव होगा तो वापस डिस्प्ले करना है, इसीलिए डिटैच सिंपली इससे हटा देगा, डिलीट नहीं करेगा। यहाँ पे लिखा भी है डिटैच एज अ व्यू फ्रॉम दिस कंटेनर विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट। एक ही कंपोनेंट ऐड हो गया है, लेकिन बुक करने के बाद भी यूज़र ही आ रहा है। तो जो हमने यहाँ पे हार्ड कोड किया था उसे हमें डायनामिक बनाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा फंक्शन बना देता हूँ गेट कंपोनेंट टाइप, जो कि कोड इनपुट लेगा और उस कोड का टाइप रिटर्न करेगा। तो एक वेरिएबल है टाइप का बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र कंपोनेंट, और फिर कोड को देखेगा यूज़र है तो यूज़र कंपोनेंट, बुक है तो बुक कंपोनेंट, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कंपोनेंट। और ये गेट कंपोनेंट जो है वो हम यहाँ पे कंपोनेंट का टाइप इसके अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिक, जो हमने कोड डाला है वो। तो अब मैं अगर देखूँ तो यूज़र बुक किया तो बुक का आ गया, प्रोडक्ट किया तो प्रोडक्ट का, और ये हम अभी चेंज नहीं कर पा रहे इसको, लेकिन ये ऐसे ही दिखेगा, बराबर काम कर रहा है। देखिए बुक, तो ये जो कंपोनेंट का एक्टिव है वो यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए हेडर में भी हमें इज़ एक्टिव नाम की एक प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हेडर के जैसा इज़ एक्टिव प्रॉपर्टी बना दिया है बुलियन आइटम डॉट कंटेंट डॉट इंस्टेंस डॉट इज़ एक्टिव। अब देखिए जब भी ये वैल्यू चेंज होगी तो एंगुलर में एक लाइफ साइकिल हुक मेथड होता है ng ऑन चेंजेस बोल के। तो ये जो मेथड मैंने इम्प्लीमेंट किया है ng ऑन चेंजेस का, जब भी कोई इसकी इनपुट वैल्यू चेंज होगी तो ये मेथड कॉल हो जाएगी, तो हमें पता चलेगा कब एक्टिव और कब इनएक्टिव है। तो अब इस वेरिएबल के अंदर जो है वो अगर हमें देखना है तो यहाँ पे देखिए ये सिंपल चेंज नाम का एक ये होगा एक एरे, जिसका पहला टाइप होगा जो हमारा इनपुट एलिमेंट है उसका ही नाम होगा हेडर। लेकिन हेडर हमें नहीं चाहिए, हमें इज़ एक्टिव देखना है। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो करंट वैल्यू फर्स्ट चेंज और प्रीवियस, हमें चाहिए करंट वैल्यू। तो सिंपल चेंज का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर इज़ एक्टिव और उसकी करंट वैल्यू हमें चाहिए। चेंजेस इज़ एक्टिव डॉट करंट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, मतलब जो नया वैल्यू हुआ है वो ट्रू हुआ है कि नहीं। अगर ट्रू हुआ है इसका मतलब कि वो एलिमेंट एक्टिव हो चुका है, और अगर फॉल्स है तो वो डीएक्टिवेट हो चुका है। तो अगर ये एक्टिव हो चुका है तो इस पूरे होस्ट एलिमेंट पे हमें एक्टिव का क्लास डालना है, लेकिन वो डायनामिकली कैसे डालेंगे। तो एंगुलर में एक कंसेप्ट होता है होस्ट बाइंडिंग बोल के। होस्ट एलिमेंट के ऊपर कोई अगर CSS का क्लास डालना है या CSS की कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है डायनामिकली, तो उस केस में ये होता है। तो इन्वर्टेड कॉमा में हमने क्लास डाल दिया है, तो अब ये CSS के हिसाब से देखें तो CSS का क्लास है वो, और उसका एक वेरिएबल बना दिया होस्ट क्लास। अब इसमें हम जो भी वैल्यू डालेंगे तो वो क्लास के हिसाब से देखी जाएगी, CSS के क्लास के हिसाब से, और इस होस्ट एलिमेंट के ऊपर वो क्लास लगा दिया जाएगा होस्ट क्लास इक्वल टू एक्टिव। और अगर डीएक्टिवेट करना है तो होस्ट क्लास इक्वल टू एम्प्टी। बस इतना कर दो। तो ये देखिए ऑटोमेटिक एक्टिव का क्लास इस पे लग चुका है। बुक पे जाऊंगा तो ये बुक हो गया, प्रोडक्ट पे जाऊंगा तो यानी कि जो क्लिक कर रहा हूँ उसका कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया और वो टैब्स में ऐड होके एक्टिव भी हो गया। अब अगला स्टेप मेरा है कि इसे सिलेक्टेबल बनाना है। तो जब भी हम कोई टैब हेडर पे क्लिक करेंगे तो एक इवेंट जाएगा, सिलेक्टेड बोल के एक इवेंट जाएगा इसके पेरेंट टैब कंट्रोल पे, और वहाँ पे हम इसे हैंडल करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले आउटपुट इनपुट की जगह पे आउटपुट वैल्यू बनानी, और जब भी वो इवेंट एमिट करेगा तो जो वैल्यू एमिट करेगा वो होगा उसका कोड, ताकि हमें मालूम हो सके कि कौन सा टैब सिलेक्ट करना है, उसका जो यूनिक कोड होगा वो एमिट होगा। इसके लिए भी हमें देखना है कि टैब हेडर का जो कंपोनेंट है उसके ऊपर कोई क्लिक कर रहा है कि नहीं।
तो उसके लिए भी जैसे होस्ट बाइंडिंग CSS का टाइप चेंज करना है वो, और अगर इवेंट को हमें देखना है तो होस्ट लिसनर नाम का जैसे ही क्लिक हो जाएगा तो ये सिलेक्टेड नाम का जो इवेंट अभी बनाया था वो एमिट होगा और यूनिक कोड के साथ। लेकिन ये यूनिक कोड हमारे पास है ही नहीं क्योंकि हमने सिर्फ हेडर ही सेंड किया था, तो उसके लिए हमें यूनिक कोड भी सेंड करना पड़ेगा इस हेडर को। तो वो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो जब भी हम टैब कंट्रोल में यहाँ पे हम सेंड कर रहे हैं इज एक्टिव वगैरह, तो यूनिक कोड सेंड किया और फिर जो आउटपुट आएगा सिलेक्टेड बोल के, और जो वैल्यू आती है उसकी एमिट की हुई वो आती है इवेंट नाम के वेरिएबल में। ये कोड आ जाएगा, ये कोड का टैब सिलेक्ट करना है। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि सारे टैब्स के ऊपर लूप लगाना है। ये यूनिक कोड वाला टैब ढूंढना है, अगर मिला तो उसे एक्टिव कर दो। सारे टैब्स के ऊपर लूप लगाएंगे। इफ़ टैब डॉट यूनिक कोड इज़ दिस, मतलब ये यूनिक कोड अगर सेम है तो उस टैब के इंस्टेंस को एक्टिव कर दो, और अगर वो यूनिक कोड नहीं है तो उसको इनएक्टिव कर दो, यानी कि फॉल्स कर दो। जिससे कि क्या होगा, जो हमने क्लिक किया है सिर्फ वही एक्टिव हो जाएगा और जो क्लिक नहीं किया वो फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखता हूँ 2-4 टैब खोल देता हूँ। अब प्रोडक्ट पे जाऊँगा तो प्रोडक्ट, लेकिन ये चेंज हो रहा है सिर्फ टैब हेडर, कंटेंट चेंज नहीं हो रहा क्योंकि कंटेंट चेंज होने का कोड हमने लिखा ही नहीं है। तो वो कंटेंट चेंज करने का कोड यहीं पे लिखेंगे। तो जैसे ही हमने इसको एक्टिव किया, हमें करना क्या है कि जो कंटेनर रेफरेंस में ऑलरेडी कंपोनेंट था उसे हटाओ और उसकी जगह पे ये वाला कंटेंट उसमें डाल दो। तो यहाँ पे जाएंगे हम बेसिक दिस डॉट कंटेनर डिटैच करेंगे तो जो ऑलरेडी था वो हट जाएगा। कंटेनर रेफरेंस में एक इंसर्ट बोल के फंक्शन है, तो इंसर्ट करेंगे, लेकिन इंसर्ट देखिए व्यू रेफरेंस ले रहा है, तो कौन सा व्यू इंसर्ट करने का है, उसका व्यू रेफरेंस। लेकिन हमने जो सेव किया था कंटेंट वो था कंपोनेंट रेफरेंस, तो उस कंपोनेंट का हमें व्यू चाहिए। पूरा कंपोनेंट तो HTML CSS से बना होता है, सिर्फ हमें उसका व्यू चाहिए। तो वो व्यू भी हमें स्टोर करना पड़ेगा जब हम कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं तब। तो उसके लिए यहाँ पे हमने कंपोनेंट क्रिएट किया था, जो कंटेनर रेफरेंस है उसके अंदर एक मेथड आती है गेट बोल के। तो गेट जो है वो रिटर्न टाइप देखिए व्यू रेफरेंस है, तो इसके अंदर जो कंपोनेंट अभी अवेलेबल है इस इंडेक्स पे, तो हमारा एक ही है तो 0 इंडेक्स होगा। तो इस इंडेक्स पे जो व्यू अवेलेबल है, जो कंपोनेंट अवेलेबल है, उसका व्यू रिटर्न किया जाएगा। तो अभी हमने वही जो कंपोनेंट हमने इंसर्ट किया था ऐड में वही इंसर्ट किया है, तो उसी का व्यू भी हम ले लेंगे और ये व्यू जो है हम स्टोर करेंगे उसी टैब के एरे में, ताकि बाद में हम उसे यूज़ कर पाए। तो इंसर्ट में जाएंगे, व्यू रेफरेंस, इसको इंपोर्ट कर लिया। ये व्यू रेफरेंस जो है वो टैब क्रिएट करते समय हम स्टोर करेंगे व्यू। तो कंटेनर रेफरेंस में पहले कंपोनेंट क्रिएट किया, उसको एक्टिव किया, बाकी सारे को इनएक्टिव किया, और फिर उस कंपोनेंट को मैंने स्टोर भी कर दिया। लेकिन बाद में हमें इंसर्ट करने के लिए उसका व्यू चाहिए, तो उस व्यू को मैंने स्टोर कर लिया ताकि बाद में हम एक्सेस कर पाए। व्यू कैसे ले, तो इंसर्ट में हम सिर्फ ये टैब का व्यू डाल देंगे। 3 कंपोनेंट बनाए, बुक पे क्लिक करूँगा तो बुक आना चाहिए, इसमें वैल्यू डाल देता हूँ और वापस एक बुक बनाता हूँ। तो ये बुक में देखिए यहाँ पे वैल्यू डालिए, ये बुक है, यानी कि अब अलग अलग ऑब्जेक्ट हम स्टोर कर पा रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम उसे डिटैच करके वही कंपोनेंट जो पहले बनाया था वो इंसर्ट कर पा रहे हैं। तो इधर तक तो ये हो गया, यानी कि टैब का इंसर्शन का जो पार्ट है वो हमारा हो गया है। अब यहाँ पे देखिए क्रिएट बुक बोल के, तो यूज़र कंपोनेंट में जाता हूँ मैं, टैब सर्विस में इंपोर्ट कर देता हूँ। अब जब क्लिक होगा क्रिएट बुक पे तो टैब सर्विस पे हम अब टैब ऑब्जर्वेबल के अंदर हम नेक्स्ट डालेंगे और एक यूनिक कोड यहाँ पे डाल देंगे जो कि होगा बुक। बस इतना करना है। लेकिन देखिए अब यहाँ पे हमने टैब ऑब्जर्वेबल में नेक्स्ट कर दिया, अब टैब कंट्रोल में भी हमने, इसमें भी हमने वही किया था। तो ये ऑब्जर्वेबल को यहाँ पे यूज़ करना थोड़ा गलत होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे भी एक फंक्शन बना देता हूँ, सर्विस के अंदर काम करेगा। तो अभी हमें सिर्फ ऐड न्यू टैब ये मेथड कॉल करनी है। तो यूज़र कंपोनेंट में जाएंगे, इतना सब कॉल करने से अच्छा सिर्फ ऐड न्यू टैब, और कोड जो है वो होगा बुक। तो अब देखिए मैं ऑलरेडी बना देता हूँ 3, बुक पे क्लिक करूँगा तो बुक का कंपोनेंट ऐड हो गया। देखिए इतना ईजी हो गया। हमें सिर्फ एक सर्विस इंपोर्ट करनी है और ऐड का मेथड कॉल करना है। तो ऐड का पार्ट हो गया, अब हम क्लोज़ का पार्ट करेंगे। क्लोज़ का जो लॉजिक होने वाला है उसका मैं ज़रा फ्लो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ये देखिए टैब एक्टिव है हमारा। अब इसके क्लोज़ बटन के ऊपर मैं जब भी क्लिक करूँगा तो एक इवेंट रेज होगा। अभी ये जो कंपोनेंट हमने बनाया है टैब हेडर का, उसके अंदर हम एक इवेंट डालेंगे क्लोज्ड बोल के।
और जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा वो रेज होगा और फिर टैब कंट्रोल का जो कंपोनेंट है उसमें आ जाएगा वो इवेंट, उसमें हम हैंडल कर देंगे। अब हैंडल करते वक्त ये जो टैब का कोड हमने यूनिक कोड बनाया था वो अभी हम उस इवेंट में एमिट करेंगे ताकि पता चल सके कौन सा टैब जो है वो क्लोज़ करना है हमें। तो जो यूनिक कोड हमारे पास आएगा वो उस एरे के अंदर हम फाइंड करेंगे, उसके अंदर मिल जाएगा हमें टैब, और वो टैब का जो कंपोनेंट है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे और ये जो हेडर का एलिमेंट उस एरे में था उसको भी निकाल देंगे जिससे कि ये निकल जाए। और इसके बाद या पिछला जो टैब है इन दोनों में से कोई एक को हम एक्टिव कर देंगे, जो कि अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऑलरेडी वर्किंग सॉफ्टवेयर था ये इसको मैं यस का, अब ये कन्फर्मेशन बॉक्स भी हमारे पास आएगा वो देखेंगे बाद में हम। अब यस करूँगा तो देखिए वो गया और दूसरा यूज़र जो है वो एक्टिव हो गया, इसलिए इसके पीछे जो था वो टैब का जो हेडर कंपोनेंट है इसमें मैं हूँ। ये हमने यहाँ पे क्लोज़ का बटन जो इमेज है वो डिस्प्ले की थी, इस पर मैं एक क्लिक इवेंट डाल देता हूँ। ये क्लिक इवेंट में ये क्लोज टैब का फंक्शन बना दिया। अब जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे इवेंट रेज होगा, तो वो इवेंट भी बनाना पड़ेगा यहाँ पे। इवेंट जो है बेसिकली आउटपुट डायरेक्टिव होगा। इनपुट की प्रॉपर्टी के नीचे आउटपुट का क्लोज बोल के बना दिया इवेंट एमिटर, जो कि एक स्ट्रिंग एमिट करेगा। ये स्ट्रिंग जो है वो यूनिक कोड होने वाला है। ये क्लोज डॉट एमिट, ये क्लोज इवेंट एमिट हो जाएगा और जो यूनिक कोड हमारे पास था वो यूनिक कोड उसमें जाएगा। तो क्लोज आ गया। उसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और जो डेटा हमारे पास आएगा वो इवेंट के वेरिएबल में आएगा यूनिक। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्लोज टैब बोल के एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर आएगा हमारा यूनिक खोल के। इसके अंदर आई टैब का एक इंटरफेस का एरे था, एक एक एलिमेंट हो गए जो कि अभी अवेलेबल है हमारे पास। उसमें से हमें ये यूनिक कोड वाला एलिमेंट ढूंढना है, अगर मिला तो उसे डिलीट करना है। टैब टू क्लोज, इसके अंदर वो टैब हम स्टोर करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट होगा ये नल, अगर नहीं मिला तो ये नल ही रहेगा। अभी यहाँ पे देखिए मैंने एक फॉर लूप लगाया है, सिंपल फॉर लूप है। आई इफ टैब्स डॉट यूनिक कोड इज इक्वल टू दिस यूनिक कोड, तो टैब टू क्लोज में वो वाला टैब स्टोर कर दो। फिर डायरेक्ट मैं रिमूव कर दूंगा तो बिना कुछ गलती से भी हमने उस क्लोज बटन पे क्लिक कर दिया तो क्लोज हो जाएगा, वो नहीं चाहिए हमें। ये टैब टू क्लोज जो है इसमें मैं एक ऐसी मेथड डालूंगा, अभी नहीं है इसमें, मैं बस बता रहा हूँ आपको। टैब टू क्लोज के अंदर कैन क्लोज नाम की मेथड होनी चाहिए। इस मेथड के अंदर हम वो सारा कोड लिखेंगे। अब ये मैं डायरेक्ट यहीं पे मैं पूछ सकता हूँ कोई डिस्प्ले बॉक्स वगैरह कुछ ऐसा डाल के, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि हर एक कंपोनेंट का उसका अलग लॉजिक हो सकता है कि उसके अंदर जो डेटा है वो सेव हुआ है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे अगर समझ लो मैंने फर्स्ट नेम डाला है, मुझे कंडीशन डालनी है कि अगर फर्स्ट नेम में कुछ अगर डाला है तभी हम उसे क्लोज़ कर पाएंगे। अगर ये एम्प्टी है तो हम क्लोज़ कर ही नहीं सकते। लेकिन बुक के अंदर 3 एलिमेंट्स है तो यहाँ पे प्राइस के लिए अलग कंडीशन हो सकती है, ऑथर के लिए, यानी कि हर एक कंपोनेंट की अपनी खुद की कंडीशन होगी। तो हम यहाँ पे हार्ड कोड नहीं कर सकते, हमें कंपोनेंट की मेथड ही कॉल करनी पड़ेगी। हमें कुछ ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए कि जो कंपोनेंट हम क्लोज़ करने वाले हैं उसके अंदर ये मेथड होगी ही, और उसको हम कॉल करेंगे। उसके अंदर हमने लॉजिक लिखा होगा, अगर वो ट्रू रिटर्न करेगा तो क्लोज़ करो और नहीं तो फॉल्स। लेकिन ये सभी कंपोनेंट में एक ही मेथड हम डालेंगे कैसे? तो देखिए हमने एक इंटरफेस बनाया था आई टैब कंपोनेंट बोल के, जो बुलियन रिटर्न करेगा। अब ये मेथड जो है वो अलग अलग कंपोनेंट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इधर हम सीधा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। ये कैन क्लोज इम्प्लीमेंट हुआ। अब यूज़र कंपोनेंट रिटर्न ट्रू करेगा कि नहीं ये यूज़र पे डिपेंडेंट है, तो मैं अभी के लिए फॉल्स रिटर्न करता हूँ, यानी कि हम यूज़र कंपोनेंट क्लोज नहीं कर सकते। दूसरे जो कंपोनेंट्स हमने बनाए थे बुक कंपोनेंट, प्रोडक्ट कंपोनेंट में भी डाल दिया। तीनों कंपोनेंट अब कैन क्लोज में है। आई टैब इंटरफेस के अंदर अगर हम देखें तो ये कंटेंट बोल के फील्ड मिलेगा जिसमें वो कंपोनेंट का रेफरेंस स्टोर किया है, और उसके अंदर इंस्टेंस बोल के एक फील्ड होगा जिसमें हमारा एक्चुअल कंपोनेंट स्टोर्ड होगा। वो जो इंस्टेंस है कंपोनेंट का वो मैं लेता हूँ अभी। ये टैब टू क्लोज डॉट कंटेंट डॉट इंस्टेंस, लेकिन इसका टाइप देखिए कंपोनेंट रेफरेंस है, तो मैं इसको बस टाइप कास्ट कर देता हूँ एज ऑपरेटर से, क्योंकि देखिए जो कंपोनेंट है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि कंपोनेंट का टाइप भी आई टैब कंपोनेंट ही है, इसीलिए हम इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं। जैसे ही टाइप कास्ट करेंगे कंपोनेंट का जो टाइप है इसके ऑब्जेक्ट का वो हो जाएगा आई टैब कंपोनेंट। अब क्योंकि आई टैब कंपोनेंट में वो मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है, कंपोनेंट डॉट कैन क्लोज यहाँ पे देखिए आ गया, तो यहाँ से हम क्लोज करेंगे। तो ये जो मेथड है इससे हम जो कंपोनेंट को आई टैब कंपोनेंट से इम्प्लीमेंट करेंगे उन सब को हम कैन क्लोज मेथड कॉल कर पाएंगे। इसका मतलब कि जितने जितने कंपोनेंट हम उस टैब एलिमेंट में ऐड करने वाले हैं हमें उनमें आई टैब कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम इधर से कॉल नहीं करें, ये टाइप कास्टिंग में एरर देगा।
लेकिन ये कंपोनेंट जो है ये कौन से इंडेक्स में है ये भी हमें मालूम करना पड़ेगा, जो कि शुरुआत में -1 है और यहाँ पे होगा i, और कैन क्लोज ने अगर ट्रू रिटर्न किया। अब ये एरे के अंदर से हम रिमूव कर सकते हैं बेसिक एक फंक्शन कॉल करके रिमूव बोल के, लेकिन उसको रिमूव करने के बाद उसके बाद में जो इंस्टेंस आता है उसे एक्टिव भी करना पड़ेगा हमें, और ये जो क्लोज किया उससे एक्टिव नाम का क्लास हटाना पड़ेगा और उसे मेमोरी से रिलीज़ भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक अलग ही फंक्शन बनाऊंगा मैं, और वो यहाँ से कॉल करेंगे। टैब बोल के एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि इनपुट लेगा टैब टू रिमूव और कौन से इंडेक्स पे है। अब ये ऐसे नल इसलिए तो मैं क्वेश्चन मार्क डाल देती है, एक्सक्लेमेशन मार्क से ये होता है कि ये वेरिएबल कभी नल होगा ही नहीं, कंपाइलर जो है वो ये चेक करेगा ही नहीं कि नल है कि नहीं। लेकिन अगर फिर भी हमने नल सेंड किया जानबूझ के तो वो फिर एक्सेप्शन थ्रो करेगा, लेकिन इस केस में हमें मालूम है टैब टू क्लोज नल होगा ही नहीं, इसलिए मैंने एक्सक्लेमेशन। दोनों को हम हैंडल करेंगे। एक्टिव, अगर ये टैब टू रिमूव का इंस्टेंस इज एक्टिव है तो क्या, और नहीं है तो क्या। तो अगर ये एक्टिव था तो सबसे पहले तो हमें इसको फॉल्स करना पड़ेगा, यानी कि ये अब डीएक्टिव हो। इसके बाद मैं इसको जो एरे था हमारा उससे रिमूव कर दूंगा। अब रिमूव करने के लिए देखिए स्प्लाइस मेथड है, इस इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये जो डिलीट हुआ वो टैब का जो हेडर हमने टैब का जो एलिमेंट डाला था वो एलिमेंट डिलीट हुआ, लेकिन ये कंपोनेंट जो है इसका इंस्टेंस, और क्योंकि ये एक्टिव था तो कंपोनेंट रेफरेंस जो हमने बनाया था इसके अंदर भी अभी भी दिख रहा है हमें कंपोनेंट यूआई पे, तो हमें वो दिखाना भी बंद करना पड़ेगा। डिटैच कर देंगे तो उस व्यू का ये जो रेफरेंस का हमने कंपोनेंट डाला है यहाँ पे ng कंटेनर, इसके अंदर जो व्यू अभी डिस्प्ले हो रहा है वो डिटैच हो जाएगा। डीएक्टिवेट कर दिया और रिमूव भी कर दिया तो यूआई से दिखेगा नहीं, लेकिन डिलीट हो जाएगा। तो अब टैब तो निकल गया, लेकिन अब दूसरे जो बचे हुए टैब है उनमें से किसी एक को हमें एक्टिव करना है, तो उसके लिए भी हमें कंडीशंस डालनी पड़ेगी। मेक अदर टैब्स एक्टिव इफ प्रेजेंट, क्योंकि दूसरे टैब अगर एक ही टैब था और वो क्लोज कर दिया तो कोई एक्टिव नहीं होगा, इसलिए लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 0। रिमूव करने के बाद अगर कोई भी टैब बचा है तो उसे एक्टिव कर दो। यहाँ पे एक कमेंट डालता हूँ, इफ़ दिस वॉज द लास्ट देन इट्स नेक्स्ट मेक इट्स नेक्स्ट टैब एज एक्टिव, बट इफ़ इट वॉज नॉट लास्ट देन मेक इट्स प्रीवियस टैब एज एक्टिव। इसका मतलब क्या कि अगर समझ लो ये पहला टैब है, अगर इसको मैंने डिलीट कर दिया तो इसके बाद जो है उसको एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर ये मैंने डिलीट किया तो इसके बाद कुछ नहीं है, इसके पहले का एक्टिव करना पड़ेगा। तो यही मैं बस मैनेज कर रहा हूँ। इफ़ इंडेक्स इज इक्वल टू टैब्स डॉट लेंथ, यानी कि ये इंडेक्स जो हमने रिमूव किया वो टैब्स की लेंथ के बराबर है, यानी कि सिंपल भाषा में हमने लास्ट एलिमेंट डिलीट किया है तो टैब्स का इंडेक्स -1। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने 0th इंडेक्स पे डाला, फिर ये 0th इंडेक्स पे गया। अब जो पहले गया था वो फर्स्ट इंडेक्स, यानी कि पहले वाले जो टैब है प्रीवियस टैब्स वो नेक्स्ट इंडेक्स पे आते हैं, क्योंकि हम उल्टा डाल रहे, शुरुआत से डाल रहे। तो उसके बाद मैंने ये डाल दिया ऐसे, तो ये 0, 1, 2, 3 और 4th इंडेक्स ऐसा है। तो लास्ट एलिमेंट अगर मैंने डिलीट किया तो उसका नेक्स्ट जो डाला था हमने, यानी कि वो इंडेक्स -1 की पोजीशन पे होगा, उसे एक्टिव करना है। ये 4th पोजीशन पे था, ये 3rd पोजीशन पे है, 0, 1, 2, 3। 3rd पोजीशन वाला एक्टिव करना पड़ेगा, तो इसीलिए इंडेक्स -1 डॉट इंस्टेंस इक्वल टू एक्टिव। और एक्टिव करने के बाद उसका जो इंस्टेंस है वो उस व्यू के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो कंटेनर रेफरेंस डॉट इंसर्ट टैब्स का इंडेक्स -1 का व्यू ले लो, जो व्यू स्टोर किया था हमने, और वो व्यू उसमें इंसर्ट कर दो। तो ये आएगा बेसिक इंडेक्स की लेंथ के ऊपर। अब देखिए मैंने इंडेक्स +1 नहीं किया, सिर्फ इंडेक्स डाला है। समझ लो मैंने ये वाला बुक जो है इसको डिलीट किया, इसका इंडेक्स है 1, डिलीट कर देता हूँ इसको, यस। अब देखिए यूज़र आ गया उसके 1th पोजीशन पे, यानी कि पहले की पोजीशन 1th पोजीशन थी, उसके ऊपर का एलिमेंट डिलीट किया। तो अब 1th पोजीशन पे ही जो अलग आया है उसको ही एक्टिवेट करो, क्योंकि वो तो डिलीट हो गया। इसीलिए मैंने +1 नहीं किया, जो पहले ही हम इंडेक्स यूज़ कर रहे थे मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो जो इंडेक्स पे है उसको एक्टिव कर दो और उसी में जो व्यू है वो इंसर्ट कर दो। अब समझ लो ये एक्टिव था ही नहीं, मैंने डायरेक्ट इसको डिलीट कर दिया, तो इसके बाद कुछ एक्टिव है या नहीं है वो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा रिमूव कर दो, क्योंकि जो एक्टिव है वो तो वैसे ही रहेगा। ये एल्स पार्ट में सीधा आएगा रिमूव द टैब्स डॉट स्प्लाइस इंडेक्स। अब अगर मैं ये 3 एलिमेंट खोल दिए मैंने, अब यूज़र को डिलीट करने को जाऊंगा तो मैंने फॉल्स रिटर्न किया था, तो ये डिलीट नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी सब में मैंने फॉल्स किया है तो डिलीट होना ही नहीं चाहिए। देखिए डिलीट हो ही नहीं रहा। अभी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ यूज़र को ट्रू रिटर्न करता हूँ और बुक वगैरह को फॉल्स। यूज़र में मैं सिर्फ ट्रू रिटर्न करता हूँ,
अभी यूज़र डिलीट हो सकता है, यूज़र बुक प्रोडक्ट यूज़र है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, देखिए डिलीट हो गया वो, और इसके बाद जो इंसर्ट किया था वो, लेकिन ये डिलीट नहीं होगा, यानी कि हमारा कैन क्लोज वाला मेथड जो कॉल हो रहा है और हम कंडीशन के हिसाब से टैब को क्लोज कर पा रहे हैं। इफ़ दिस इनपुट कंट्रोल इज़ नॉट एम्प्टी देन वी कैन क्लोज दिस टैब, बट इफ़ इट इज़ एम्प्टी देन वी कैन नॉट क्लोज। तो अगर एम्प्टी है तो हम क्लोज कर ही नहीं पाएंगे, कुछ तो वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो वो चल रहा है कि नहीं वो देखेंगे। यूज़र में डाल दिया, बीच वाले में मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, और ये एम्प्टी है तो ये क्लोज होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा, हो भी गया वो। तो ये कंडीशन बराबर चल रही है, लेकिन अगर समझ लो इस पर क्लोज़ किया तो एक कन्फर्मेशन बॉक्स भी आना चाहिए कि आर यू श्योर, येस और नो, जैसे कि यहाँ पे आता है ये आर यू श्योर। अगर मैंने नो पे किया तो क्लोज़ नहीं होना चाहिए, अगर येस पे किया तो क्लोज। क्यों? तो उसके लिए हमें मॉडल सर्विस बनानी पड़ेगी, और वो मॉडल सर्विस यहीं से कॉल होगी। अगर हमने कैन क्लोज पहले चेक करेंगे कि कंपोनेंट खुद क्लोज हो सकता है कि नहीं। अगर वही नहीं क्लोज हो सकता तो मॉडल दिखाओ ही मत, क्लोज मत करो। लेकिन अगर कंपोनेंट क्लोज हो सकता है तो मॉडल दिखाओ। तो इसमें हम मॉडल की रिक्वेस्ट भेजेंगे और उसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास, अगर येस आई तो ये कॉल करेंगे, अगर नो आई तो कुछ नहीं करेंगे। तो मॉडल का कंपोनेंट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक होगा मॉडल कंपोनेंट जो कि डिस्प्ले होगा कुछ इस तरीके से, ये कंपोनेंट डिस्प्ले होगा, लेकिन हमें सर्विस भी बनानी पड़ेगी। अब सर्विस इसलिए क्योंकि हम किसी भी कंपोनेंट के अंदर से मॉडल कॉल करने वाले हैं, तो सर्विस के अंदर एक मेथड होगी शो मॉडल बोल के। तो जहाँ से भी हम वो शो मॉडल कॉल करेंगे, ये कंपोनेंट की जो इंस्टेंस है वो क्रिएट हो जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा डायनामिकली। तो जैसे हमने टैब का कंपोनेंट बनाया था, यूज़र पे क्लिक किया तो नया इंस्टेंस ऐड हो जाएगा, सेम उसी तरीके से मॉडल भी करेंगे। तो मैं अभी एक कंपोनेंट और एक सर्विस बना देता हूँ। देखिए मॉडल का कंपोनेंट डिस्प्ले वगैरह करने के बाद में, अभी सबसे पहले हमें वो कंपोनेंट बनाना तो पड़ेगा। तो पहले मैं ऐप डॉट कंपोनेंट के अंदर सीधा यहाँ पे वो कंपोनेंट डिस्प्ले कर देता हूँ। ये वहाँ पे डिस्प्ले हो चुका होगा। तो देखिए यहाँ पे HTML में मैंने ये टेम्पलेट ऐड कर दिया। एक होगा सेक्शन जिसके अंदर सब कुछ होगा। पहले आएगा मॉडल का हेडर, फिर आएगा उसका कंटेंट। अब कंटेंट में सिर्फ एक मैसेज होगा, यहाँ पे हम जो मैसेज सेंड करेंगे वही डिस्प्ले होगा। अभी के लिए सिर्फ मैसेज लिखा है। और फिर होगा फुटर जिसमें हमारे सारे बटन्स आएंगे। तो इसको सेव किया तो सिर्फ मैसेज दिखेगा। और दूसरा होगा नो, तो ये दो बटन इसमें आ जाएंगे। और हेडर के अंदर सबसे पहले स्पैन एलिमेंट में होगा टाइटल, या फिर यहीं पे मैं एक्स भी लिख देता हूँ, तो ये क्लोज वाला बटन कुछ ऐसे दिखेगा। तो अब इसे हमें बीच में लाकर बाकी सब ब्लैक कर देना है, डिसेबल भी होगा वो, और इसको ठीक से स्टाइल करना है। तो CSS में तो ये देखिए पहले तो हम होस्ट एलिमेंट की स्टाइल करेंगे, यानी कि जो पूरा मॉडल का कंपोनेंट है। तो सबसे पहले तो हमें इसको बीच में लाना है, और ये किधर से भी दिखने वाला है, यानी कि तो इसके लिए हम इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, ये बाकी के एलिमेंट के बीच में नहीं आएगा, ये अपने हिसाब से अलग डिस्प्ले हो सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, और हाइट 100 व्यू हाइट, और ये विड्थ 100 व्यू। बैकग्राउंड कलर में चेंज कर दूँ तो देखो, तो ये देखिए पूरा वेब पेज जितना भी हमारा स्क्रीन का साइज़ है पूरा आ गया। इसके अंदर एक ही कंटेंट है, सेक्शन एलिमेंट। उसको सेंटर में लाने के लिए दो प्रॉपर्टीज़ होती है, डिस्प्ले ग्रिड और प्लेस आइटम सेंटर। इसके अंदर जो भी है वो आएगा सेंटर में। अब देखिए यहाँ पे आ गया वो, और इसका जो Z इंडेक्स है वो सबसे 100 कर देंगे ताकि ये सबसे ऊपर रहे। अब हम उसके अंदर जो सेक्शन एलिमेंट है उसका बैकग्राउंड कलर कर देंगे वाइट, इसके पीछे वाइट दिख सके। उसमें थोड़ी बॉक्स शैडो भी डाल देंगे, 30 पिक्सल की शैडो डाल दिया है। कॉर्नर्स को थोड़ा राउंड करेंगे, बॉर्डर रेडियस। और ये इतना छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका साइज जो है वो कंटेंट के हिसाब से है, तो इसके मिनिमम विड्थ हम 200 पिक्सल रखेंगे ताकि ये इतना तो कम से कम हो। अगर इससे ज़्यादा कंटेंट हुआ तो बढ़ भी जाएगा। अब इसके बाद हम करेंगे इसके हेडर की स्टाइल। तो ये देखिए सेक्शन के अंदर जो हेडर है इसका पहले फॉन्ट वेट मैंने बोल्ड किया, डिस्प्ले फ्लेक्स और स्पेस बिटवीन, पूरा कॉर्नर को टच करेगा। और एक अब उसके हेडर के अंदर जो बटन है उसकी आउटलाइन पहले तो नन करेंगे, बॉर्डर नन, और विड्थ 20 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस 0.2 रेम देंगे। यही बॉर्डर रेडियस हमने यहाँ पे भी दी थी, तो उसके हिसाब से, क्योंकि अभी क्या हो रहा है बटन की रेडियस नहीं है इसलिए वो कॉर्नर यहाँ पे दिख नहीं रहा। और आस्पेक्ट रेशो 1:1 कर दिया तो विड्थ 20 है तो हाइट भी 20 हो जाएगा, तो स्क्वायर दिखेगा ये। इसका कर्सर पॉइंटर ताकि इसके ऊपर जब हम हॉवर करेंगे तो, और बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। अब हॉवर करेंगे तो इसका कलर थोड़ा चेंज भी होना चाहिए। अब हेडर के नीचे है उसका कंटेंट, उसकी बॉर्डर तो 0 पिक्सल बॉर्डर देंगे, नहीं तो बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है। फुटर में भी एक पैडिंग डाल दिया,
फिर डिस्प्ले फ्लेक्स करके जस्टिफाई एंड, इसका मतलब सब कुछ राइट में दिखे। अब ये इनके बीच में भी थोड़ी मार्जिन डालनी पड़ेगी। जो फुटर के बटन से उनकी फॉन्ट साइज़ थोड़ी कम कर दी और पैडिंग डाल दी उनके टॉप में, और जो लास्ट बटन को छोड़ के जितने भी बटन है यानी कि राइट में 4 पिक्सल डाल दो। मॉडल का डिज़ाइनिंग इतना ही था, को हम डायनामिकली कैसे डिस्प्ले करें वो देखेंगे। लेकिन ये स्टैटिक यहाँ पे लिखा हुआ है। टैब के इसमें हमने वो NG कंटेनर का एक मॉडल देखा था। कंटेनर नाम देंगे मॉडल। टैब कंट्रोल में भी आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए NG कंटेनर रेफरेंस लिया था, सेम इसी के जैसा यहाँ पे मॉडल। अब app.htс फाइल जो है यहाँ से हम उसका रेफरेंस लेंगे। इसके अंदर व्यू इंसर्ट होगा उस मॉडल का डायनामिकली, लेकिन वो तब इंसर्ट होगा जब हमें मॉडल को शो करना हो। तो पहले वो सर्विस के अंदर हमें वो मेथड भी बनानी पड़ेगी। तो ये देखिए शो मॉडल बोल के मैंने एक मेथड बनाया है जिसमें हम जो मैसेज हमें डिस्प्ले करना है मॉडल में वो सेंड करेंगे और वो शो हो जाएगा। लेकिन अब इसको मॉडल को डिस्प्ले करने के लिए हमें उसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा और उस रेफरेंस का जो वेरिएबल बनाया था हमने व्यू कंटेनर रेफरेंस उसमें डालना पड़ेगा। पर उसका रेफरेंस हमारे पास होना चाहिए। तो वो रेफरेंस हमें app.component में से ही मिलेगा। तो पहले मैं app.component.ts से उसका रेफरेंस ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए व्यू चाइल्ड का सेम मैंने मॉडल का जो टेम्पलेट वेरिएबल बनाया था उसका रेफरेंस लिया, व्यू कंटेनर रेफरेंस के हिसाब से रीड किया। तो इसके अंदर हम व्यू इंसर्ट कर पाएंगे। अब जो रेफरेंस हमें मिलता है वो जब भी हमारा व्यू जो है वो इनिशियलाइज हो जाता है तब इसके अंदर सारे रेफरेंस आ जाते हैं। तो वो उसके लिए हमें एक मेथड इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी जी आफ्टर इनिट। ये मेथड तभी कॉल होगी जब सारे व्यू इनिशियलाइज हो जाएंगे, और इनिशियलाइज होने के बाद उसका रेफरेंस इस वेरिएबल में आ जाएगा। उसका टाइप होता है व्यू कंटेनर रेफरेंस। तो मॉडल कंटेनर बोल के एक वेरिएबल बना दिया मैंने। ये हम मॉडल सर्विस जो है वो कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर लिया। अब इसी मॉडल सर्विस को हम मॉडल सर्विस डॉट मॉडल कंटेनर इक्वल टू कंटेनर रेफरेंस। अब इसके बाद हम जितने भी कंपोनेंट से इस सर्विस को कॉल करेंगे ये रेफरेंस हमें मिल जाएगा, क्योंकि पूरे एप्लीकेशन में सर्विस का हमेशा एक ही इंस्टेंस बनता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो एंगुलर के सर्विसेज होते हैं वो सिंगलटन में होते हैं, यानी कि उनका एक ही इंस्टेंस बनेगा, अलग अलग नहीं। तो एक बार हमने इनिशियलाइज़ किया तो पूरे एप्लीकेशन में ये एक ही बार चलेगा। अब जब हम शो मॉडल करेंगे तो सबसे पहले ये जो मॉडल कंटेनर था इसको क्लियर करेंगे जो ऑलरेडी कंपोनेंट्स थे उसमें। कंपोनेंट में क्रिएट मॉडल कंपोनेंट करेंगे सेम जैसे टैब के लिए। तो ये कंपोनेंट क्रिएट तो हो जाएगा उसके अंदर। अब उस कंपोनेंट में हमें वो जो मैसेज हमने सेंड किया वो भी भेजना पड़ेगा। तो model.component.ts में हमें एक इनपुट वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी स्ट्रिंग होगी ये मैसेज। तो यहाँ से जाएगा वो मैसेज, HTML में जो मैसेज है यहाँ से हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा। ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले किया। और टाइटल जो है वो अभी मैं कन्फर्मेशन बॉक्स ही रखूँगा। तो यहाँ पे भी उसका भी एक वेरिएबल बना देते हैं, टाइटल कन्फर्मेशन बॉक्स। और यहाँ पे तो टाइटल और मैसेज दोनों तो डिस्प्ले हो रहे, यहाँ से शो मॉडल भी है। अब देखिए टैब कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर हमने यहाँ से उसको रिमूव किया था। ये अब ये रिमूव करने से पहले हमें वो मॉडल शो करना है। अब वही मॉडल सर्विस को यूज़ अभी के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो पहले मैं देखता हूँ कि मॉडल डिस्प्ले हो भी रहा है कि नहीं। शो मॉडल मैसेज आर यू श्योर, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। अब मॉडल आ जाना चाहिए जो कि आ रहा है, लेकिन ये जैसे ही डिस्प्ले हुआ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे जूम होता हुआ दिख रहा है, यानी कि कुछ एनिमेशन दिख रहा है। तो वो एनिमेशन भी हमें करना पड़ेगा। अभी तक हमने एनिमेशन डाला ही नहीं है। तो एनिमेशन कैसे डालेंगे, सिंपल यहाँ पे एनिमेशन CSS में ये सब कुछ स्केल को चेंज करना है। तो एनिमेशन CSS में हम कैसे बनाते हैं, की फ्रेम्स की मदद से। तो एक की फ्रेम जो है वो एनिमेशन का एक एक स्टेप मेजर करता है कि एनिमेशन जो है वो कौन से स्टेप में है। फ्रॉम मतलब कि इस स्टेट से इस स्टेट तक हमें जाना है। अब वो स्टेट क्या होगी वो CSS के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। इस केस में मैंने सिर्फ स्केल यूज़ किया है क्योंकि मुझे स्केल ही चाहिए, और इसका नाम मैंने एनिमेट रखा है। अब इस स्टेट से इस स्टेट तक जो ट्रांजिशन है उसी को एनिमेशन कहेंगे, और वो CSS ऑटोमेटिक कर देता है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस स्टेट्स के जो पॉइंट्स है वो डिस्प्ले करना है। और वो किस पे लगेगा, पूरे सेक्शन एलिमेंट। तो सेक्शन एलिमेंट पे मैं एनिमेशन का नाम ये एनिमेट लिख देता हूँ। जो एनिमेशन का टाइम होगा वो 250 मिलीसेकंड करता हो, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ये सही लगा इसलिए मैंने ये किया। देखिए ऐसा हो गया, लेकिन ये एनिमेट जैसे हो गया ये प्रीवियस स्टेट जो इनिशियल स्टेट थी उसमें वापस चला गया। एनिमेशन फिल मोड फॉरवर्ड्स, यानी कि क्या होगा कि फाइनल स्टेट जो एनिमेशन की है वो उसी में रहेगा। वापस इसमें डालता हूँ और ये देखिए 1 से 2 तक आ गया और एनिमेशन ठीक से हो रहा है।
अब ये बटन की फंक्शनलिटी जो है इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये क्लोज़ या फिर नो किया या फिर येस, तीनों बटन दबाए तो ये पहले तो ये रिमूव हो जाएगा, और येस नो अगर दबाए तो उसका वैल्यू जो है वो सेंड हो जाएगा। वो वैल्यू भी चाहिए हमें। अब येस या नो क्लिक किया कि नहीं ये देखना जो है वो एसिंक्रोनस है, यानी कि हमें नहीं मालूम कब क्लिक करेंगे, तो हमें सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। उस सब्सक्रिप्शन में वैल्यू आ जाएगी येस क्लिक किया या नो, तो जैसे येस क्लिक किया हम रिमूव कर देंगे। तो शो मॉडल जो है वो एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जर्वेबल बना देता हूँ, सिलेक्टेड ऑप्शंस ऑब्जर्वेबल। तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट है वो ये देखेगा, रिटर्न सिलेक्टेड ऑप्शंस ऑब्जर्वेबल, यही रिटर्न कर देंगे। लेकिन ये ऑब्जर्वेबल के अंदर वैल्यू आएगी किधर से, model.component.ts से। तो यहाँ पे हम इवेंट डाल देंगे येस नो और क्लोज। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंस्ट्रक्टर में मॉडल सर्विस इंजेक्ट कर लिया है और एक मेथड बना दिया है क्लोज मॉडल, जिसमें होगा जो ऑप्शन हमें रिटर्न करना है, क्लोज किया है येस नो जो भी है वो, क्लिक का इवेंट डाल दिया और वही मेथड कॉल किया। इसमें वैल्यू मैंने कैंसिल डाल दी क्योंकि कैंसिल किया है, और वही मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और येस की जगह हम नो कर देंगे। तो ये 3 वैल्यू अब जाएंगे। अब component.ts में आए तो पहले तो आएगा मॉडल सर्विस का, क्लोज करने वाले हैं मॉडल को। तो सबसे पहले जो मॉडल कंटेनर है उसको हमें क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो हमने व्यू डिस्प्ले किया था वो व्यू निकल जाएगा, तो जो मॉडल का कंपोनेंट है वो दिखेगा नहीं हमें। उसके बाद मॉडल सर्विस से सिलेक्टेड में ये मैसेज हमें सेंड करना पड़ेगा, रिटर्न ऑप्शन। ये 2 ही चीज़ें हमें करना है। तो अब जिन जिन फंक्शंस ने इस सिलेक्टेड ऑप्शंस ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब करके रखा है उसको ये मैसेज मिल जाएगा जो हमने सिलेक्ट किया है। अब वो सब्सक्राइब किधर करेंगे, ये जहाँ से हम उसको क्लोज शो मॉडल कर रहे थे। तो अब यहाँ से मैं इसको सब्सक्राइब कॉल कर देता हूँ। तो ये सब्सक्रिप्शन का मैंने लॉजिक लिखा है नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम सिंपल चेक करेंगे कि रिस्पॉन्स अगर, तो जो पहले हम लोग यहाँ पे क्लोज कर रहे थे वो अब यहाँ पे क्लोज कर। अगर रिस्पॉन्स येस हुआ तो क्लोज कर दो। अगर क्लोज किया था यूज़र ने एक्स बटन पे क्लिक करके या फिर नो किया था तो कुछ भी नहीं करना। यूज़र के अंदर वैल्यू डालता हूँ, क्लोज करता हूँ पहले, तो निकल गया, कुछ नहीं हुआ। नो किया, कुछ नहीं हुआ। अब येस कर दूंगा तो वो जाना चाहिए, तो निकल गया। लेकिन ये प्रॉब्लम हो रहा है कुछ तो। और प्रॉब्लम क्या था देखिए, अब मेरे पास देखिए 4 कंपोनेंट्स मैंने ओपन किए। अब ये बीच वाला कंपोनेंट में कर देता हूँ क्लोज, यस, तो ये क्लोज हो गया। वापस ये यूज़र वाला कंपोनेंट को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यस कर दिया तो ये देखिए दोनों कंपोनेंट जो पहले थे वो डिलीट हो गए। अब ये 2 इसलिए डिलीट हो रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इसको सब्सक्राइब करके रखा है, लेकिन वो सब्सक्राइब को हमने वापस अनसब्सक्राइब नहीं किया। इसलिए क्या हो रहा है, भले ही वो कंपोनेंट क्लोज हो रहा है लेकिन सब्सक्रिप्शन तो अभी भी वही है। तो दूसरे कंपोनेंट को जब हम क्लोज करेंगे तो पहले वाले क्लोज करते वक्त जो सब्सक्राइब किया था उसमें भी वैल्यू जा रही है और वापस डिलीट हो रहा है, यानी कि इसकी वजह से दोनों जगह पे डिलीट हो रहा है। अब इसके बाद अगर मैं वापस डिलीट करूँगा तो 3 कंपोनेंट डिलीट होंगे क्योंकि 3 सब्सक्रिप्शन क्रिएट हुए। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है, सब्सक्रिप्शन नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो ये सब्सक्रिप्शन डॉट अनसब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि एक बार वैल्यू आ गई तो हो गया, हमें दूसरा बार नहीं चाहिए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो पहले ये यूज़र का कंपोनेंट क्लोज करता हूँ, हो गया क्लोज। अब दूसरा यूज़र का कंपोनेंट क्लोज किया, सिर्फ ये एक ही कंपोनेंट क्लोज हो गया, बाकी का बराबर वैसे ही रहा। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से हमने पूरा फंक्शनलिटीज़ का ओपन और क्लोज मॉडल वगैरह जो भी है वो सब इम्प्लीमेंट कर दिया है। एक यूज़र, बुक और प्रोडक्ट खोल देता हूँ मैं कंपोनेंट, जिसमें से बुक वगैरह जो है ये तो क्लोज हो ही नहीं सकते। अब यूज़र का तभी क्लोज होगा कुछ वैल्यू इंसर्ट करेगा। तो मैंने एक वैल्यू इंसर्ट कर दी तो मॉडल दिखेगा, आर यू श्योर। अगर मैं क्लोज करता हूँ तो क्लोज होगा, कुछ नहीं होगा। अगर नो करता हूँ तो भी कुछ नहीं होगा। अगर येस करता हूँ तो वो कंपोनेंट क्लियर हो जाएगा। और यूज़र के अंदर किसी कंपोनेंट से हमें अगर दूसरा टैब क्रिएट करना है तो वहाँ से बस वो सर्विस इंपोर्ट करेंगे और मेथड कॉल करेंगे तो नया कंपोनेंट क्रिएट होगा। अलग अलग टाइप के मॉडल होते हैं। ये कन्फर्मेशन बॉक्स है, येस नो, वार्निंग बॉक्स भी होता है जहाँ पे सिर्फ ओके का बटन होता है। कि आगे की वीडियो में मैं बना के दिखाऊँ। तो ये वीडियो अगर आपने इधर तक देखा है तो उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको अगर कोई दूसरा सजेशन वगैरह हो जो कि मैं करूँ तो वो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।